नमस्कार DRS न्यूज़ के लिए मैं गिरीश सिकरवार। आज के इस नए ब्लॉग में फिर से मैं बात करूंगा जंतर पर बैठी हमारी बेटियों के विषय में। बुधवार की रात उनके साथ जो हुआ, सत्तासीय के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने हमारी बेटियों के साथ जैसा अभद्र व्यवहार किया, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर इस घटना से न सिर्फ दिल्ली पुलिस एक्सपोज हुई है, बल्कि सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीश भी एक्सपोज हुए हैं, जो इन पदक विजेताओं के आगे एक अपराधी को महत्व देते हैं। शुरू से ही दिल्ली पुलिस न्याय तो बात छोड़ दी है, पहलवानों की रिपोर्ट दर्ज करने के फिराक में नहीं थी। उसने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। 18 जनवरी को इसी मामले को लेकर जब पहलवान धरने पर आए थे जंतर मंतर में, तो सरकार ने कमेटी बना के इस मामले को टालने का प्रयास किया था। बाद में किस तरह से कमेटी की रिपोर्ट न आने के बाद पहलवानों को फिर से जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस बात की जानकारी पूरे देशवासियों को है, आप सभी लोगों को है, इसलिए बार बार इस बात को दोहराना शायद उचित नहीं। बुधवार की रात चूँकि दिल्ली में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही, तो धरना स्थल के सभी गद्दे गीले थे, नीचे भी ज़मीन सूखी हुई नहीं थी, वहाँ भी पानी भरा था। इसलिए पहलवानों के लिए कुछ सामाजिक संगठनों ने 4-5 तख्ते के बेड भिजवाए थे, जैसे कि आप फोल्डिंग पलंग कहते हैं। पूरे देश ने देखा किस तरह उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ उनसे बदसलूकी की, बल्कि गालियां भी दी। यहाँ तक कि वहाँ पर उपस्थित बबीता फोगाट के भाई को भी पीटा गया, जिससे उसके सर में चोट लगी, और एक और राहुल यादव नाम के लड़के को भी चोट लगी। वहाँ कोई पुलिस ने उनके इलाज की व्यवस्था नहीं की। दुष्यंत फोगाट तो निजी गाड़ी से अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे और वहाँ उन्होंने अपना मेडिकल कराया, जबकि राहुल यादव वहीं बेहोश हो गए। तो उसके 1.5 घंटे के बाद पहलवानों के अनुरोध पर एम्बुलेंस आई, जिसको भी घटनास्थल तक नहीं जाने दिया। तो मैं दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली से आपको अवगत कराऊं, इसी कार्यशैली को लेकर कल उच्चतम न्यायालय ने बहुत निराशा जताई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बार बार दलीलों के बावजूद माननीय न्यायालय ये कहने से नहीं चूका कि जब 28 अप्रैल को आपने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, तो आपने 161 तक के बयान नहीं किए और 164 के बयान भी आपने पीड़ित पक्ष के नहीं लिए। आखिर आप कर क्या रहे? हालांकि उन्होंने पहलवानों की उच्च याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने माननीय न्यायालय की देखरेख में उनके सिटिंग या रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हम जिस लिए आप आए थे वो काम हमने कर दिया है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है और सुरक्षा भी दी गई है।
तो जब उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि क्यों आपने आज तक बयान दर्ज नहीं किए। सॉलिसिटर जनरल ने मामले को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जब पीड़ित पक्ष से बात नहीं हुई, जो आरोपी हैं बहुत साधन संपन्न हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने पूरे परिवार को उस महासंघ में सेट कर रखा। तो उनसे तो न दिल्ली पुलिस ने मौखिक रूप से किया है और न दिल्ली पुलिस वहाँ गई है। वो आराम से अपने निर्वाचन गोंडा में बैठकर प्रेस वार्ता जारी कर रहे हैं, प्रेस से बातचीत कर रहे हैं, और जो हमारी महिला पहलवान हैं उनको ही दोषी ठहराते हुए उनका चरित्र हनन भी कर रहे हैं। बुधवार के बाद तो एक स्थिति ये आ गई थी कि दिल्ली पुलिस ने जो भी उस घटना को देखने बाद घटना स्थल पर आया, चाहे विधायक सोमनाथ भारती हों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा हों, सौरभ भारद्वाज हों, या जो भी लोग घटना स्थल पर जिनने भी आने का प्रयास किया, उन्हें वहाँ आने नहीं दिया गया और उन्हें पुलिस ने अपनी अवरक्षा में लिया। यहाँ तक कि एक साक्षी जोशी हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं और बड़ा अपने साफगोई से अपनी बात को रखती हैं। वो जब घटना स्थल पर पहुंची तो उनको भी पुलिस अपरक्षा में लिया गया। वीडियो बनाने से उनको रोका गया और वहाँ उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, ऐसा आरोप है। जिस प्रकार के वो वीडियो सामने आए हैं, निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस का कार्यशैली उजागर हुई है कि वही दिल्ली पुलिस है जिसने किसान आंदोलन के दौरान सड़कों को छावनी में बदल दिया था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि सुरक्षा के लिए या कानूनी प्रावधान के लिए जो भी ज़रूरत हो पुलिस को करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सड़कों पर कीलें किसान आंदोलन के दौरान गाड़ी थी और बाढ़ ऐसी लगा दी थी जैसे कि सीमा पर बाढ़ लगती है, जिसकी आलोचना कोर्ट ने भी की थी और सामाजिक संगठनों ने की थी। बाद में दिल्ली सरकार ने उस बात के लिए माफ़ी मांगी और सभी वो हटाई। यहाँ भी दिल्ली सरकार क्या कर रही है कि पत्रकार साक्षी जोशी को पकड़ के मंदिर थाने के वहाँ ले जाने की वो किया और थाने के सामने छोड़ दिया। उस समय समझ लो 2 बजे का वक्त हो रहा होगा। बाद में अजीत अंजुम समेत तमाम पत्रकार आए तो उन्होंने उसके बाद अपने वाहन से उनको ले गए और प्राथमिक इलाज भी कराया, क्योंकि उनके साथ भी धक्का मुक्की की। पहलवानों का जो ये आरोप है कि पुरुष सिपाहियों ने उनके साथ बदसलूकी की, हालांकि महिला सिपाही भी वहाँ थी, लेकिन जब बदसलूकी की है उसमें शैलेंद्र नाम के कोई एसआई पर आरोप लग रहा और एक ऐसा सिपाही जिसको पहलवानों ने अपने कब्जे में ले लिया, जो कि शराब पिए हुआ था। उन्होंने निवेदन भी किया कि इनकी जांच कराइए, लेकिन उनकी जांच नहीं करा। तो मेरा इस वीडियो में आपको बताने का मात्र उद्देश्य ये है कि दिल्ली पुलिस अपने मन से ये सब कर रही हो, मैं क्या पूरा देश ये मानने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर ये सत्ताशीष का इशारा रहा होगा। जिस प्रकार की सत्ताशीष ये नहीं चाहता कि कोई उनसे सवाल करे, जो सवाल करता है उसे देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, आंदोलनजीवी बता दिया जाता किसान आंदोलन के दौरान। इस बात को आप क्या पूरा देश देख चुका, इसलिए बार बार इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं। वैसा ही प्रयास इन पहलवानों के साथ भी किया। जब ये लोग आए थे तो इन्हें चुका हुआ बताया गया। जब उन्होंने न्याय के लिए, जिनमें कि कुश्ती संघ के महाबली अध्यक्ष
के विरोध जब यौन शोषण का मामला लेके पहलवान धरने पर बैठे तो उन्हें एक प्रांत का बताया, बाद में उन्हें एक जात तक सीमित कर दिया गया। फिर बाद में उनको बार बार जिस प्रकार से उनके चरित्र हनन तक बात आ गई, इसके बावजूद जब उनका समर्थन कम नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार ने अपना आखिरी वो दांव भी चला सत्ता सीट के सारे पर, जिससे कि पहलवान यहाँ आने लगे। अब स्थिति वो हो गई है कि निश्चित तौर पर आगामी समय गहमागामी होने वाले हैं। उधर खाप पंचायतों की मीटिंग है 7 तारीख को, वो भी धरना स्थल पर आ रहे हैं। कल मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत की बैठक हुई थी, हरियाणा में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर भीम आर्मी के चंद्रशेखर रमण आम आदमी पार्टी भी 7 तारीख को धरना स्थल पर पहुंच रही है। निश्चित तौर पर अब भले ही दिल्ली प्रयास कितना भी प्रयास कर ले, मामले को दबाने का ये मामला दबने वाला नहीं है। शुरू में जब पहलवान आए थे तो उन्होंने ये प्रयास किया था कि धरने को राजनीतिक न बनाया जाए, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि उनके साथ राजनीति की जा रही है तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि राजनीतिक लोगों से मदद ली जाए न्याय के लिए। और निश्चित तौर पर राजनेता ही नहीं, सामाजिक संगठन, अन्य तमाम लोग उनके साथ हैं, अपनी उन बेटियों के साथ हैं जिन लोगों ने देश का मान बढ़ाया है। हम सभी लोगों की निगाह, जितने भी सामाजिक लोग हैं और पत्रकार लोग हैं, वो निश्चित तौर पर इस बात की नज़र रख रहे हैं बारीकी से। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने कामों का करने के बाद भले ही चाहे आप 1 घंटे के लिए जाइए, कुछ समय के लिए जाइए, लेकिन वहाँ जाके विपत्ति में बैठे अपनी बेटियों के प्रति समर्थन व्यक्त करिए और कुछ समय उनको देखिए, जिससे कि उनका हौसला बढ़े। सरकार तो ये चाहती है किसी प्रकार ये आंदोलन तोड़ के ये लोग घर चले जाएं, और वो ऐसे अपराधी के पक्ष में खड़ी है जिस पे कि यौन शोषण का न सिर्फ आरोप है बल्कि वो पहले से ही तमाम दर्जनों मुकदमों में पाबंद है, और वो भी मुकदमे कोई आंदोलन के नहीं है। ऐसे संगीन धाराएं हैं। अभी हाल में ही उन पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन सरकार उसका न रिस्पॉन्स ले रही है, न दिल्ली पुलिस उस संबंध में चर्चा कर रही है। मैं भी 7 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचूंगा और वहां से अब सब सही रहा तो आपको वहां की तस्वीरें, लाइव रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगा, और भी अन्य धरने चल रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि जंतर मंतर की आवाज़ को कम न होने दिया जाए। बस आप लोगों से भी निवेदन है कि इस आंदोलन को प्रचार तंत्र के बारे में न सोच सकें, खुद भी आप वहाँ पहुँचें और वहाँ देखें कि वो बेटियाँ वहाँ इतनी परेशानी में क्यों बैठी हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।